बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। तो कल हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था इस चैप्टर का, जिसको हमने टॉर्क में हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी। उसमें मैंने आपको एक एक्टिविटी बताई थी जिसको आप ट्राई कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास जब मैंने आपको पॉइंट बताया था कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जब भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से गुजरेगा तो टॉर्क हमेशा ज़ीरो होगा। उसकी दो बहुत ही ज़बरदस्त सी एक्टिविटीज़ हैं जिससे हमें ये बात मज़ीद समझ में आती है। तो ये मैं आज आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, आप लोगों ने ये ट्राई करना है। जिस तरह से ये सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि इसमें एक जो है वो स्टूडेंट है और वो एक दरवाज़े के कॉर्नर पे खड़ी है। उसने अपने दोनों पाँव जो हैं वो इस दरवाज़े के साथ, एक उस साइड पे रखा हुआ है, एक इस साइड पे, और अपना नाक जो है वो डोर के साथ टच किया हुआ है। अब अगर ये अपने एड़ियों को ऊपर उठाना चाहे तो ये नहीं उठा सकेगी। आप लोगों ने भी ट्राई करना है कि क्या आप लोग उठा सकते हैं कि नहीं। इसी तरह से एक और आपके पास एक्टिविटी है, वो है ये कि आप अगर एक दीवार के साथ अपना एक शोल्डर टच कर देते हैं और पाँव भी देखें, जैसे स्टूडेंट का पाँव भी दीवार के साथ टच है और शोल्डर भी दीवार के साथ टच है। इस तरह से टच करके आपने अपना दूसरा पाँव ऊपर की तरफ उठाना है। इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, दोनों ही सर्कुलर मोशन में आती हैं, जो कि पिछले एक्टिविटी में जब एड़ियाँ उठानी थी, जब हम एड़ियाँ उठा के ऊपर जा रहे होते हैं तो वो भी एक सर्कल में जा रही होती हैं और एक सर्कुलर मोशन होती है, तो उसके लिए भी टॉर्क चाहिए होता है। और इसमें भी जो हम ये एक लेग ऊपर की तरफ उठाते हैं, ये भी एक सर्कुलर मोशन का स्टार्ट होता है और ये इसके लिए भी हमें एक टॉर्क की ज़रूरत होती है, टर्निंग इफेक्ट की। लेकिन इन दोनों सूरतों में क्या हम ऐसा कर सकते हैं, और अगर हम नहीं कर सकते तो उसकी रीज़न क्या है, तो ये इसमें लिखी हुई भी है, लेकिन आप लोगों ने इसको ट्राई करना है। फिर इसमें से अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने मुझसे पूछना है। तो ये जिसे कहते हैं कि ये भी, इससे वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्यों आपके पास जब टॉर्क ज़ीरो हो तो हम उसमें कोई किसी किस्म की सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो आज हम इस चैप्टर की एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर की स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 एग्जांपल्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं। बाकी सारी बहुत इजी हैं, वो आप लोग कर लेंगे। वो आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों ने खुद से ट्राई करनी है। बुक में सॉल्व हुई पढ़ी हैं। हेल्पिंग बुक भी आप लोगों के पास हैं, लेकिन बुक में भी सॉल्व हुई पड़ी हुई हैं। जो आपके पास बाकी एग्जांपल्स हैं उसमें आप लोगों ने उसको ट्राई करना है। इंशाल्लाह वो आप लोगों से हो जाएंगी, बहुत इजी है। लेकिन कहीं पे कोई कन्फ्यूजन आती है तो आप लोग पूछोगे। लेकिन ये वाली जो एग्जांपल है ये आप लोगों से नहीं होगी, तो ये मैं आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। इसकी स्टेटमेंट जो है वो ये है, ये 2.3 एग्जांपल है आपकी। इसमें वो कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स। सब अंडरस्टैंड करें इसको। जब भी आपने कोई न्यूमेरिकल या एग्जांपल करनी है, सबसे पहले उसको समझना है क्वेश्चन को कि वो क्या पूछता है। वो कहता है जी फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। आपके पास दो फोर्सेस हैं, लेट्स सपोज हमने उसका नाम रख दिया F1 और F2। वो कहता है कि उनकी मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्सेस हैं। डायरेक्शन की बात उसने नहीं की, लेकिन उसने फोर्सेस की बात की है, सॉरी मैग्नीट्यूड्स की बात की है कि मैग्नीट्यूड दोनों की इक्वल है। फॉर एग्जांपल एक 10 न्यूटन है, दूसरी भी 10 न्यूटन। अच्छा जी, फिर वो कहता है व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर ऑफ दीज फोर्सेस। वो कहता है कि इन दोनों से एक रिजल्टेंट आता है और वो रिजल्टेंट भी मैग्नीट्यूड में इनके इक्वल ही होता है। मतलब कि दो फोर्सेस थी F1 और F2, मैग्नीट्यूड उनका पहले ही दोनों का इक्वल था। F1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू F2 का मैग्नीट्यूड। वो कहता है इन दोनों को मिला के हेड टू टेल रूल से ऐड करें तो एक रिजल्टेंट आता है, वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी इनके इक्वल है। फॉर एग्जांपल अगर ये 10 न्यूटन की हैं दोनों फोर्सेस, तो उनका रिजल्टेंट भी 10 है। तो अब ये हमारे पास जो सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है कि उन दो फोर्सेस के दरमियान एंगल कितना है। मैंने इसकी डायग्राम भी बना दी है, ये डायग्राम बुक में नहीं बनी हुई, मैंने आपको समझाने के लिए, आपकी आसानी के लिए बना दी है। बेसिकली ये ऊपर वाली डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी
कि दो फोर्सेस हैं, एक F1 है एक F2 है, इनके दरमियान एंगल थीटा। अब ये हमने ख़ुद से सपोज़ किया कि लेट्स सपोज ये हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है ये F1 है, उस पे एक F2 फोर्स है, और जो दरमियान में इनका एंगल बनता है वो एंगल थीटा है। लेकिन वो एंगल थीटा कितना है ये हमें नहीं पता, वही हमने फाइंड करना है। तो चलें जी, फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहला काम जो किया वो किया है, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस F1 एंड F2, कि थीटा जो है वो एंगल है F1 और F2 में, वेयर F1 इज़ अलोंग एक्स एक्सिस। अब देखें जी, F1 को हमने हॉरिजेंटल बनाया है, इसका मतलब ये है कि F1 इज़ अलोंग एक्स एक्सिस। ये नीचे मैंने आपको आसानी से समझने के लिए मैंने एक्स और वाई बना दिए हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है। तो F1 जो बनाई है वो किस पे बनाई है, वो हॉरिजेंटल है, तो वो एक्स एक्सिस पे आ गई। और F2 जो है वो हमारे पास वो ऊपर की तरफ बना दी है मैंने, इनके दरमियान एंगल थीटा है। अब ये एंगल थीटा हमने फाइंड करना है, तो चलते हैं जी। वो कहता है सबसे पहले हम एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट इज़, सबसे पहले हम इसके एक्स कंपोनेंट की तरफ जाएंगे। तो जैसा कि आप टॉपिक पढ़ चुके हैं वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, मैं आपको रिवाइज़ करवाता जाऊं कि जब भी हमारे पास दो वेक्टर्स होते हैं हम उनके एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आ जाता है। मैं एक दफ़ा रिपीट करूंगा इस बात को कि जब भी हम किसी वेक्टर, दो वेक्टर्स हैं उनको ऐड करना है, उनके एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा। यही काम यहाँ पे हमने किया कि अगर हमारे पास एक रिजल्टेंट है R, उसका एक्स कंपोनेंट अब हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो हमने उसके एक्स कंपोनेंट में देखा कि बेसिकली हमारे पास RX इज इक्वल टू F1 कॉस थीटा प्लस F2 कॉस थीटा हो गया, क्योंकि हमें पता है कि एक्स कंपोनेंट को हम कॉस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। F1x को हम लिख सकते हैं F1 कॉस ऑफ थीटा, और F2x को हम लिख सकते हैं F2 कॉस ऑफ थीटा। ठीक हो गया, ये बात तो आपको समझ में आ गई। लेकिन जो नेक्स्ट बात है वो आप देख रहे होंगे कि उसने थीटा F1 कॉस थीटा जहाँ पे लिखना था वहाँ पे उसने ज़ीरो लिख दिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझें कि जो F1 फोर्स थी उसके एक्स कंपोनेंट में जब थीटा लिखना था तो थीटा उसने ज़ीरो क्यों लिखा। तो इसके लिए डायग्राम की तरफ चलते हैं। आप इसकी सेकंड डायग्राम देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि F1 जो है वो किस पे है, वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, और थीटा जो है वो शुरू ही एक्स एक्सिस से होता है और उस वेक्टर तक जाता है जो वेक्टर हम बनाते हैं। तो जब F1 एक्स एक्सिस के ऊपर है तो मुझे एक बात बताएं कि F1 का थीटा क्या होगा। F1 का थीटा ज़ीरो होगा, क्योंकि वो है ही एक्स एक्सिस पे जहाँ से हमने थीटा शुरू करना है। तो थीटा जो है वो हम F1 का इसलिए ज़ीरो लेते हैं। कोई भी, आपको मैंने ये बड़ी डिटेल से, जब हमने वो थीटा और फाई वाला टॉपिक पढ़ा था, आपको मैंने बताया था कि थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होता है और पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाता है। अब मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पे F1 तो है ही एक्स एक्सिस पे, क्या कोई थीटा यहाँ पे एक्स एक्सिस से जा सकता है F1 तक? नहीं जा सकता। दैट्स वाई हम F1 जो है इसका थीटा क्या लेंगे, ज़ीरो। और ये हमेशा जब भी कोई फोर्स आपके पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो, एक्स एक्सिस पे हो, आप उसका थीटा क्या लेंगे, उसका थीटा हमेशा ज़ीरो होता है। तो दैट्स वाई हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जब एक्स कंपोनेंट पुट किया था F1 का, तो हमने थीटा की जगह ज़ीरो पुट कर दिया। तो RX इक्वल टू हो गया F1 कॉज ऑफ ज़ीरो प्लस F2 कॉज ऑफ थीटा। अब F2 का जो एंगल था वो थीटा ही रहने दिया, क्योंकि वो ज़ीरो नहीं है। वो डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है थीटा, और यही हमने फाइंड करना है, जो कि F1 से F2 के दरमियान थीटा है, जो कि एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है और F2 तक जाता है। यही थीटा हमने फाइंड करना है। अच्छा जी, तो अब कॉस ज़ीरो का आप लोगों को पता है वो 1 के इक्वल होता है। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, RX इज इक्वल टू F1 प्लस F2 कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि कॉज ऑफ ज़ीरो जो था वो 1 हो गया। ये बात आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम इसी तरह से y कंपोनेंट देखेंगे रिजल्टेंट का, तो जाहिर बात है वो भी किसके इक्वल होगा, RY इज इक्वल टू F1y प्लस F2y।
और f1y को हम f1 साइन थीटा भी लिख सकते हैं, f2y को हम f2 साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो अब इसमें फिर से हमने क्या किया, f1 वाला जो कंपोनेंट था y कंपोनेंट थीटा, उसमें ज़ीरो पुट कर दिया, क्योंकि f1 का एंगल ही ज़ीरो है, चाहे उसका x कंपोनेंट देखें चाहे उसका y कंपोनेंट देखें, हमारे पास उसमें जो एंगल है वो ज़ीरो है। तो साइन ज़ीरो आपको पता है वो ज़ीरो होता है, तो f1 साइन ज़ीरो जो है ये हमारे पास ओवरऑल ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ एक ही टर्म बचेगी f2 साइन ऑफ थीटा। तो आर वाई इक्वल टू आ जाएगा f2 साइन ऑफ थीटा के। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास वो जो पाइथागोरस थ्योरम से हमने मैग्नीट्यूड निकाली थी, वो मैग्नीट्यूड हमारे पास आई थी r इज इक्वल टू आर एक्स स्केयर प्लस आर वाई स्केयर अंडर द रूट। लेकिन हमने क्या किया, हमने दोनों तरफ स्केयर ले लिया, तो वो अंडर रूट ख़त्म करने के लिए, तो अब एक तरफ आ जाएगा आर स्केयर और दूसरी तरफ अंडर रूट ख़त्म हो गया है और वो आ जाएगा आर एक्स स्केयर प्लस आर वाई स्केयर। ये डेरिवेशन में आया था हमारे पास, अगर आप पिछले टॉपिक में देखेंगे तो आपको ये लिखा हुआ नज़र आएगा। अच्छा जी, ये बेसिकली आपके सामने लिखा हुआ है हाइपोटेन्यूज स्केयर इज इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर, जिसका हमने आर स्केयर इज इक्वल टू आर एक्स स्केयर प्लस आर वाई स्केयर लिखा है। अच्छा, अब आपको याद होगा कि स्टेटमेंट में उसने एक बात बताई थी कि दोनों जो आपके पास वेक्टर्स हैं, फोर्सेस हैं, उनकी मैग्नीट्यूड सेम है और उनका जो रिजल्टेंट है उसकी मैग्नीट्यूड भी उन दोनों के सेम है। ये आप लोगों को याद होगा, ये उसने स्टेटमेंट में बात बताई थी। तो उसके अकॉर्डिंग इसने ये लिख दिया है आर इज़ इक्वल टू f1 इज़ इक्वल टू f2, मतलब कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल टू f1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू f2 का मैग्नीट्यूड, और इस सारे को उसने इक्वल कर दिया f के, ताकि बिल्कुल ये प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाए। जहाँ जहाँ r है वहाँ पे भी f लिख दें, जहाँ पे f1 है वहाँ पे भी f लिख दें, जहाँ पे f2 है वहाँ पे भी f लिख दें, कि रिजल्टेंट f1 और f2 इन तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर था, जिसको f के इक्वल कर दिया गया है ताकि हमारे पास आसानी हो जाए। तो अब उसमें उसने क्या किया, सबसे पहले तो उसने ये किया कि आर इज इक्वल टू किया उसने एफ एक्स का स्केयर प्लस एफ वाई का स्केयर, सॉरी आर जो था वो था इज इक्वल टू आर एक्स का स्केयर प्लस आर वाई का स्केयर। तो आर एक्स की भी वैल्यू पुट कर दी है और आर वाई की भी वैल्यू पुट कर दी है ऊपर, जो हमने एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट फाइंड किए थे। जहाँ पे आर एक्स था वहाँ पे उसने पुट कर दिया एफ प्लस एफ कॉज ऑफ थीटा, और जहाँ पे आर वाई है वहाँ पे उसने पुट कर दिया एफ साइन ऑफ थीटा, जो कि ऊपर आया। सिर्फ उसने फ़र्क चेंज क्या किया है, ऊपर आपको एक्स और वाई कंपोनेंट में कहीं f1 नज़र आ रहा था, कहीं आर एक्स नज़र आ रहा था, कहीं पे f2 नज़र आ रहा था, उसने f1 f2 की जगह f लिख दी है। और नीचे वाले फार्मूले में जहाँ आर आ रहा है वहाँ पे भी उसने f लिख दिया। पहले आर स्केयर था, आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, नाउ रिजल्टेंट आर स्केयर इज इक्वल टू, उस आर स्केयर की जगह भी उसने एफ स्केयर लिख दिया। अब इसको आपने सॉल्व करना है तो आपके पास एंगल फाइंड हो जाएगा जो कि हमने फाइंड करना है। तो इसमें पहली ब्रैकेट जो है f प्लस एफ कॉस थीटा का होल स्केयर, इस पे आपने फार्मूला लगाना है a प्लस बी का होल स्केयर, जो कि इक्वल होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab के। तो अब f जो है वो a है, तो f की जगह आ जाएगा 2f स्केयर। अच्छा, यहाँ पे अब इसने थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, जब आप f प्लस एफ कॉस थीटा का होल स्केयर करोगे तो उसका जो आंसर आएगा आपके पास, उसमें उसको थोड़ा सा आपने रीअरेंज करना है। अब वो जब आप रीअरेंज करेंगे तो आपके पास ये सिचुएशन बनेगी 2f स्केयर कॉस ऑफ थीटा प्लस f स्केयर इंटू कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। ये अब कैसे यहाँ तक पहुँचना है f स्केयर वाले स्टेप से नीचे वाले स्टेप में, ये आप लोगों का होमवर्क है। अगर आप लोगों ने ये कर लिया ठीक है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से स्टूडेंट्स ये कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसका सलूशन मैं भी कल आप लोगों के ग्रुप में, जिसे कहते हैं, सेंड कर दूँगा। लेकिन आज के दिन आप लोगों ने मुझे ये असाइनमेंट के तौर पे ये करके और मुझे सेंड करने हैं। पहले भी कुछ बच्चे हैं जो असाइनमेंट्स कर रहे हैं और वही बच्चे हैं जो कि ठीक से पढ़ाई का हक अदा कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स नहीं पहुंच रही मेरे पास। तो ये आप लोगों ने
इसको सॉल्व करके मुझे सेंड करना है, और अगर किसी से नहीं होता तो टेंशन नहीं लेनी, कल मैं इसका सलूशन आपके ग्रुप में भेज दूंगा। लेकिन कोशिश करनी है, प्लीज़ ट्राई करना है, इतना मुश्किल नहीं है कि आपने सिर्फ एफ़ प्लस एफ़ कॉस थीटा होल स्क्वायर की जो वो है ब्रैकेट है, इसको ओपन करना है और उसमें आपको फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा जी, तो अब देखें जी, जब ये आपके पास सिचुएशन बन गई 2f² कॉज ऑफ थीटा प्लस एफ स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके बाद उसने क्या किया है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को ख़त्म कर दिया, वो 1 के इक्वल होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। वो ब्रैकेट ख़त्म हो गई, तो नीचे आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2f² कॉज ऑफ थीटा प्लस एफ स्क्वायर। अब इसमें जो एफ स्क्वायर है वो दूसरी तरफ जाके माइनस एफ स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपने 2f² को दूसरी तरफ जाके डिवाइड करना है, तो एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2f² वो आ जाएगा 0.5। एफ स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और 1/2 होगा 0.5 के इक्वल। तो उसके बाद माइनस 0.5 आएगा, फिर आपने थीटा लेना है, तो कॉस उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा माइनस 0.5। ये आंसर आता है 120 डिग्री के, और यही आंसर है कि F1 और F2 के दरमियान जो एंगल बनेगा वो बनेगा 120 डिग्री। ठीक है जी, इसके लास्ट स्टेप आप लोगों ने अब ये ट्राई करने हैं, और इंशाल्लाह इसका सलूशन भी मैं कल आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन पहले आपने खुद ट्राई करना है, और इंशाल्लाह आप ट्राई करेंगे आपसे हो जाएगा। अच्छा जी, आज के लेक्चर में एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक फार्मूला है जो कि हमारे पास बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन में और MCQs में यूज़ होगा। ये फार्मूला आपकी बुक में लिखा हुआ है बट इसका सलूशन नहीं है, तो मैं इसका सलूशन आपको दे रहा हूँ, इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, और इस फार्मूले से आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं जो पिछला है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, तो आपने इसको कैसे करना होगा वो आप इस फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो आपको सबसे एंड में देखें, आपको एक फार्मूला नज़र आ रहा है, R इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा। ये बेसिकली वो फार्मूला है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं जब आपको a और b वेक्टर का पता हो और r इन तीनों का पता हो, तो आप उसमें थीटा फाइंड कर सकते हैं। तो ये फार्मूला जो है, इसको इसकी ज़रा डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन वही हमारे पास जो फार्मूला था मैग्नीट्यूड का, R इज इक्वल टू RX² प्लस RY², वही फार्मूला है। जस्ट उसको हमने थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि मॉडिफाई करना है। RX इक्वल होता है, लेट्स सपोज हम जो बात कर रहे हैं अभी दो वेक्टर्स के लिए कर रहे हैं, A और B दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो RX जो X कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट है वो इक्वल होगा AX प्लस BX के। तो RX की जगह लिख दिया AX प्लस BX का होल स्क्वायर, प्लस RY की जगह पे लिख दिया AY प्लस BY का होल स्क्वायर। अब करना क्या है, वही काम जो मैंने अभी लास्ट एग्जांपल में आप लोगों को एक असाइनमेंट दी है, ये वही फार्मूला बन रहा है A प्लस B का होल स्क्वायर। इसको अब हमने ओपन किया तो AX प्लस BX का होल स्क्वायर जो ओपन हुआ वो बन गया AX² प्लस BX² प्लस 2AX BX, और जो AY प्लस BY का होल स्क्वायर ओपन किया वो बन गया AY² प्लस BY² प्लस AY BY। तो अंडरवुड साथ साथ है। अब थोड़ा सा रीअरेंज करें ऊपर वाली इस टर्म को, जो थर्ड स्टेप है इसको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया है। थर्ड स्टेप में एक लिखा हुआ है AX² और एक लिखा हुआ है AY², इन दोनों को मैंने इकट्ठा लिख दिया। फिर थर्ड स्टेप में एक लिखा हुआ है BX² और एक लिखा हुआ है BY², उन दोनों को मैंने इकट्ठा लिख दिया। फोर्थ स्टेप में BX² प्लस BY², उन पे मैंने ब्रैकेट्स भी डाल दिए आपको समझाने के लिए कि ये मैंने AX² प्लस AY² को इकट्ठा लिखा है, फिर BX² प्लस BY² को इकट्ठा लिखा है, प्लस आगे जो है वो दो टर्म्स बचती हैं, एक बचती है 2AX BX और 2AY BY, दोनों में 2 कॉमन है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, बाकी का बच गया AX BX प्लस AY BY। तो अब ये जो हमारे पास चीज़ें बची इसमें AX² प्लस AY² जो है ये A² के इक्वल है। फोर्थ स्टेप से लास्ट स्टेप जो है आपको पता ही होगा कि A इज इक्वल टू होता है AX प्लस AY। तो जब आप AX प्लस AY, मैंने नीचे आपको याद
कराने के लिए, आपकी यादाश्त के लिए फार्मूले लिख दिए हैं। ए इज इक्वल टू होता है ए एक्स प्लस ए वाई। तो जब आप दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो आपके पास ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये ए स्केयर के इक्वल आ जाएगा। वही पैथागोरस थ्योरम जो हमने लगाया था, ये उसी से आया था फार्मूला। इसी तरह से b इज इक्वल टू आ जाएगा बी एक्स प्लस बी वाई। दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास b आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने यूनिट वेक्टर नहीं लिखे क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड्स के लिए। अच्छा जी, और ये पूरा फार्मूला ही हमारे पास बेसिकली किसके लिए है, वो मैग्नीट्यूड्स के लिए। तो a डॉट बी आपने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट में, तो a डॉट बी इज इक्वल टू था ए बी कॉज ऑफ थीटा। और उसको जब हमने उसका 6th नंबर वाली हमने प्रॉपर्टी देखी थी, करैक्टरिस्टिक देखी थी, उसमें a डॉट बी इक्वल टू आया था ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई। वहाँ पे 3 जिसे कहते हैं कंपोनेंट थे, z भी था तो ए जेड बी जेड भी आया था। यहाँ पे सिर्फ 2 हैं x और y, तो यहाँ पे सिर्फ ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई आया। तो ये हमारे पास a डॉट बी के इक्वल होता है, जिसको हम ए बी कॉज ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं। तो ब्रैकेट में जो 4th स्टेप में ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई था, उसको मैंने ए बी कॉज ऑफ थीटा लिख दिया। जहाँ पे बी एक्स स्केयर प्लस बी वाई स्केयर था, वहाँ पे मैंने बी स्केयर लिख दिया। और ए एक्स स्केयर जमा प्लस ए वाई स्केयर जहाँ पे था, वहाँ पे मैंने उसको क्या लिख दिया, ए स्केयर लिख दिया। तो ये फार्मूला आ गया आर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा। ये फार्मूला बहुत सारी जगहों पे आपका यूज़ होगा, और इस फार्मूले से भी आप ये वाला 120 आंसर निकाल सकते हैं जो आज हमने एग्जाम्पल में देखा। लेकिन ये जब न्यूमेरिकल में 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपने ये पूरा सॉल्व करना होगा। ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये वाला आपने पूरी एग्जाम्पल सॉल्व करनी होगी 2.3। अगर आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन में बी पार्ट आ जाता है, न्यूमेरिकल की जगह पे आ जाता है। लेकिन अगर आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है क्वेश्चन, ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है इस चैप्टर की एक्सरसाइज में 2 मार्क्स का, फिर आपने ये सॉल्व करना है जो कि इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और तो फिर आपने ये सॉल्व किस तरह से करना है, ये एंड वाले फार्मूले से कर देना है जो हमने वहाँ पे, जिसे कहते हैं कि मैग्नीट्यूड इक्वल थी, आर इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F किया था। इसमें भी वही सारा F पुट कर देंगे, आर की जगह भी F, ए की जगह भी F और बी की जगह भी F, और थीटा निकाल लेंगे तो आप देखेंगे थीटा इसमें भी वही आएगा 120, ठीक है। आज का लेक्चर जो है वो यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह कल हम इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।